तो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का आज के हमारे नए वीडियो में। तो आज हम लोग भारतीय संविधान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आज हमारा भारतीय संविधान का सेकंड वीडियो है। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग डेली 10 से 15 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। तो आज भी हम लोग 15 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन NCERT से लिए हुए हैं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आज हमारा संविधान का भाग 2 ख़त्म होगा। पहले हम लोग भाग 1 के कुछ रिलेटेड क्वेश्चन थे जो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग भाग 2 को भी आज समाप्त कर देंगे। तो चलिए, आज का क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन में पूछा गया है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए पहली बार किस आयोग का गठन किया गया था, जिसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया था। हमारा ऑप्शन नंबर है सी के घर आयोग, बी में है एस के घर आयोग, सी में है फजल अली आयोग और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कि भाषा के आधार पर पहली बार किस आयोग का गठन किया गया था। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए पहली बार किस आयोग का गठन किया गया था जिसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया था। तो देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमारा आंसर होगा एस के घर आयोग। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी में पूछा गया था। तो चलिए, हम लोग बीपीएससी तक को कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि जब हम लोग NCERT पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा डीप में भी पढ़ेंगे हम लोग। तो आज का हमारा ये ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही होगा, एस के घर आयोग। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किस आयोग के तहत हुआ, जिसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए कानूनी मान्यता दे दी। तो आप लोग बताइए, पहली बार भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए जिस आयोग का गठन हुआ था उसने विरोध किया था, और दूसरी बार जिस आयोग का गठन हुआ उसने कानूनी मान्यता दी थी। तो वो कौन सा आयोग था जिसने कानूनी मान्यता दी थी। पहला क्वेश्चन पूछा गया था और उसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि इस बार भी है, तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन को भी करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फजल अली आयोग। जरूर नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए हमने कराया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था। ऑप्शन नंबर ए में मध्य प्रदेश, बी में उत्तर प्रदेश, सी में कर्नाटक और डी में आंध्र प्रदेश। तो आप लोग बताइए, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाषा के आधार पर पहली बार आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर पहली बार हुआ था, और किस भाषा के आधार पर, तो तेलुगु भाषा के लिए। तो चलिए, हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, अब हम लगाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि आंध्र प्रदेश का गठन किस भाषा के आधार पर किया गया था। तो हमने अभी बताया आपको, आंध्र प्रदेश का गठन किस भाषा के आधार पर किया गया था। तो आंध्र प्रदेश का गठन तेलुगु भाषा के आधार पर किया गया था। कभी कभी ऑप्शन में तमिल दे देता है, देखिए ऑप्शन में तमिल भी दिया हुआ है, तो नहीं, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, तेलुगु भाषा होगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कंपटीशन में पूछा गया है, यह रेलवे में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में 6वां संविधान संशोधन, बी में 7वां संविधान संशोधन और सी में 12वां संविधान संशोधन और डी में 13वां संविधान संशोधन। तो आप लोग जानते हैं, भाषा के आधार पर 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राज्यों का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि आज़ादी के बाद भारत में भाषा के आधार पर कितने राज्य बने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन में पूछा गया। तो आप लोग बताइए, आज़ादी के बाद भारत में भाषा के आधार पर कितने राज्य बने। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, सभी को पता होगा कि आज़ादी के बाद भारत में 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। उम्मीद करते हैं आप लोग को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है।
वैसे आज़ादी के बाद जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था तो उस समय भाषा के आधार पर नहीं हुआ था, तो ABCD 4 प्रकार के राज्यों में का गठन हुआ था, लेकिन वो पूर्ण रूप से गठन नहीं था। उसी के बाद अब भाषा के आधार पर पूर्ण रूप से गठन हुआ, तो उस समय 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। अब आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा कि वर्तमान में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका आंसर कमेंट में आप लोग जरूर दीजिएगा। चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम लोग का अगला क्वेश्चन होगा भाग 2 से संबंधित। ये भाग 1 से जितने भी संबंधित क्वेश्चन बन सकते थे और जितने कंपटीशन में आ सकते थे हमने करा दिया। अब हम लोग चलते हैं अपना भाग 2। भाग 2 जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। तो चलिए हम लोग नागरिकता के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन सब नागरिकता से संबंधित है, जो कि भाग 2 से संबंधित है। चलिए, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, उन अधिकार को क्या कहा जाता है? कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, उन अधिकारों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है मूल निवासी, बी में है मूल अधिकार, सी में है नागरिकता, डी में है छूट। बहुत से लोग मूल अधिकार को मारेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, उन अधिकार को ही नागरिकता कहा जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। आप लोग बताइएगा कि जिनको नागरिकता भारत का नहीं मिला रहता है उनका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स नहीं बनता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि विदेश भ्रमण तथा विदेश में नौकरी करने पर भारत की नागरिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप लोग बताइए, विदेश भ्रमण तथा विदेश में नौकरी करने पर भारत की नागरिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आजकल कंपटीशन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब वो स्टैटिक जीके वो थोड़ा बहुत वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, आजकल पॉलिटिक्स में थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए हमने ऐसा क्वेश्चन डाले हुए हैं। अब जो क्वेश्चन आसान से बन जाता है, आसान क्वेश्चन डालने से क्या फायदा है कि जैसे भाग 2 किससे संबंधित है, भाग 3 किससे संबंधित है, तो हम लोग ऐसा क्वेश्चन नहीं डालते हैं। जो क्वेश्चन वाकई में आजकल कंपटीशन में आ रहे हैं 2021 और 22 को देखते हुए, तो वैसे ही हम लोग क्वेश्चन यहाँ डाल रहे हैं। तो चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर। विदेश भ्रमण तथा विदेश में नौकरी करने पर भारत की नागरिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन नंबर में नागरिकता समाप्त हो जाएगी, बी में नागरिकता बनी रहती है, सी में नागरिकता कुछ समय के लिए खत्म हो जाती है, और डी में कह नहीं सकते हैं। तो विदेश भ्रमण तथा विदेश में नौकरी करने पर नागरिकता बनी रहती है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि विदेश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप लोग जैसे ही जानते होंगे कि विदेश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। इस बात को जरूर याद रखिएगा कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात हम सिर्फ एक ही देश के नागरिक हैं। इसीलिए विदेश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। और देखिए, राज्यों की नागरिकता नहीं होती है, राज्यों की निवासी होती है। हमारा रेसिडेंशियल राज्य के आधार पर बनता है। हम जिस राज्य के में निवास करते हैं उसके आधार पर रेसिडेंशियल बनता है, और हम जिस देश में निवास करते हैं उसकी नागरिकता होती है। तो हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। और उसी तरह हम लोग अगर विदेशी नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि देश विरोधी कार्य करने पर भारत की नागरिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देश विरोधी कार्य करने पर भारत की नागरिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन नंबर ए में नागरिकता समाप्त हो जाती है, बी में नागरिकता बनी रहती है, सी में नागरिकता कुछ समय के लिए खत्म हो जाती है, और डी में कह नहीं सकते। तो देखिए, देश विरोधी कार्य करने पर भारत की नागरिकता तो समाप्त हो जाती है, लेकिन वह कार्य साबित होना चाहिए न्यायालय में, तभी देश विरोधी कार्य करने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। देश विरोधी कार्य करने पर, या पागल हो जाने पर, या किसी राष्ट्र के बहकावे में आ जाने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है, लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साबित होना चाहिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाती है? आप लोग बताइए, नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाती है? ऑप्शन नंबर में प्रधानमंत्री, बी में लोकसभा, सी में है संसद, और डी में है राष्ट्रपति। बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है। हमने वैसे क्वेश्चन नहीं डाले हैं जो कि कंपटीशन में बार बार पूछे जाते हैं, और जो नहीं पूछे गए हैं वो भी हमने डाला हुआ है, तो हो सकता है कि अगला बार वो पूछे जाए। तो आप लोग बताइए, नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाते हैं? तो नागरिकता संबंधी कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद को है। संसद ही नागरिकता संबंधी कानून बनाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है।
अब हम लगाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नागरिकता संबंधी कानून बनाने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? वह नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है? पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था। आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने की जिम्मेदारी किसे दी गई? ऑप्शन नंबर में लोकसभा, बी में संसद, सी में गृह मंत्रालय, डी में राष्ट्रपति, ई में प्रधानमंत्री। इसमें एक ऑप्शन ज्यादा हो गया है। आप लोग बताइए, नागरिकता संबंधी कानून बनाने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो नागरिकता संबंधी कानून बनाने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? गृह मंत्रालय को। नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है और नागरिकता संबंधी कानून बनाने की जिम्मेदारी, इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम लगाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं? भारत में नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं? ऑप्शन नंबर में है 100, बी में 10, सी में 5 और डी में 4। तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। उन 5 विधियों के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। उन 5 विधियों के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो देखते हैं 5 विधियां कौन कौन सी है। तो देखिए, आप लोग को जैसा दिख रहा होगा, 5 विधियां, भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां। पहली विधि है जन्म के आधार पर। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर भारत में जन्म लेता है तो जन्म के आधार पर उसे डायरेक्ट भारत की नागरिकता मिल जाती है। दूसरा, विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति में माता या पिता कोई में से एक भारत का नागरिक होना चाहिए। भले ही वो दोनों विदेश में रहते हो, बच्चे का माता पिता भले ही दोनों विदेश में रहते हो, लेकिन या तो पिता के पास या माता के पास किसी एक के पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए, तब उनके बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाती है। और तीसरा में बताया गया है कि विदेशी राज्यों को भारत में मिला लेने पर वहां के लोगों को नागरिकता दे दी जाती है। जैसे सिक्किम को मिला लिया गया था भारत में, तो सिक्किम के सभी नागरिकों को भारत की नागरिकता दी गई थी। अब चलिए, चौथा में बताया गया है कि पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण भी एक प्रक्रिया है जिसके आधार पर भारत की नागरिकता दे दी जाती है। तो इस विधि के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 5 साल भारत में रहना पड़ता है, तब जाके भारत को नागरिकता दी जाती है। और एक है देशीकरण के आधार पर। तो देशीकरण के आधार पर जो व्यक्ति भारत के किसी एक ही भाषा को जानता है तथा भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता है और किसी कला में निपुण होना चाहिए और भारत में कम से कम 10 साल तक रहा होना चाहिए, तब जाके भारत की नागरिकता उसे मिलती है। तो आप लोगों ने जान लिया 5 विधियां। 5 विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि किसी दूसरे देश में जाने के लिए हमें उस देश से अनुमति लेनी पड़ती है। उस अनुमति को क्या कहा जाता है? देखिए, कंपटीशन में ऐसे ही घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग बताइए, किसी दूसरे देश में जाने के लिए हमें उस देश से अनुमति लेनी पड़ती है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर में पासपोर्ट, बी में वीजा, सी में ओवरसीज नागरिकता और डी में आधार कार्ड। तो देखिए, किसी दूसरे देश में जाने के लिए हमें उस देश से अनुमति लेनी पड़ती है, उसे वीजा कहा जाता है, उसे वीजा कहते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर आप लोग थोड़ा सा भी जानते होंगे पासपोर्ट और वीजा के बारे में तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, उस अनुमति को क्या कहा जाता है? तो उस अनुमति को पासपोर्ट कहा जाता है। दूसरे देश में जाने के लिए जिस देश से अनुमति लेनी पड़ती है उसे वीजा, और अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है उसे पासपोर्ट कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसे प्राप्त करके व्यक्ति बिना वीजा के भारत आ सकता है? किसे प्राप्त करके व्यक्ति बिना वीजा के भारत आ सकते हैं? आप लोग बताइए। ए में पासपोर्ट, बी में वीजा, सी में ओवरसीज नागरिकता और डी में आधार कार्ड। तो आप लोग बताइए कि किसे प्राप्त करके व्यक्ति बिना वीजा के भारत आ सकता है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओवरसीज नागरिकता। ओवरसीज नागरिकता, जिसे लक्ष्मी सिंघवी समिति के द्वारा जोड़ा गया था, ये ओवरसीज नागरिकता बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो कि विदेश में रह रहे हैं और विदेश में अपना रोजगार किए हुए हैं। तो वे व्यक्ति बिना वीजा के भारत आ सकते हैं और ये व्यक्ति विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेने होने चाहिए। अगर भारत की नागरिकता ग्रहण किए हैं तब तो उन्हें वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर विदेश में कोई व्यक्ति अपना उद्योग चला रहा है और उन्होंने विदेश की नागरिकता ले ली है तो उन्हें ओवरसीज नागरिकता दी जाती है जिससे वे बिना वीजा के भारत आ सकें। तो चलिए, आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। तो आज का हमारा यही लास्ट क्वेश्चन था। तो रहने देते हैं आज के लिए बस इतना ही।
वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारतीय संविधान से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। हम भारतीय संविधान के पूरे जितने भी अनुच्छेद हैं, जितने भाग हैं, सबको हम समाप्त करेंगे और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन को इसी चैनल पर डाल देंगे एमसीक्यू के रूप में, और उसका डिस्क्राइब आंसर तो जरूर देते हैं। तो चलिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।